हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी को पता है कि डेली हम शाम को 6 बजे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की क्या करते हैं, प्रैक्टिस। ठीक है जी। इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी है, आज हमारी क्लास नंबर 6 है। अगर आपने वो 5 क्लास नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। ठीक है जी। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी छठी क्लास बिना समय गवाए। और ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है आपका कच्छ। ठीक है जी। ये आपके गुजरात में पड़ता है, जो जीवमंडल के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2022 में पूछा गया है। तो भौगोलिक दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है कच्छ। और भारत का सबसे बड़े की बात की जाए तो वो भी कच्छ है। ठीक है जी। भारत की बात हो रही है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल, तो वो है कच्छ। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, वन। ठीक है जी। वन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। इसी में एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। तो चिपको आंदोलन आपका हुआ था 1973 में। ठीक है जी। इसको भी आप नोट कर लेना कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। तो चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। ठीक है जी। ये अधिकतर पूछा हिस्ट्री में जाता है कि कब हुआ था, ये हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो 1973 में हुआ था। ठीक है जी। वैसे ही आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी में। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये आपके वन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है मैंग्रोव वन, तो वह है आपका सुंदरवन। ठीक है जी। ये क्या है, तो मैंग्रोव वन है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंग्रोव के सुंदरवन के दलदली क्षेत्रों में कौन सा क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे गेंडा पाया जाता है। एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरवन के दलदली क्षेत्रों में एक सिंग वाला गेंडा भी पाया जाता है। ठीक है जी। तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, तो वह आपका सुंदरवन है, सुंदरवन। ठीक है जी। और यहाँ पे एक सिंग वाला गेंडा भी पाया जाता है। दो चीज़ आपके इससे पता चल गई। ये भी 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है जी। क्योंकि डेली हम शाम को 6 बजे इस पर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं। और पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिससे एग्जाम के पैटर्न, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका पता चलता है। और साथ में बस थोड़ा सा चेंज कर देता है। जैसे मैंग्रोव वन विश्व का सबसे बड़ा है, पिछली बार अगली बार दे सकते हैं सुंदरवन क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, मैंग्रोव वन है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता है, इसलिए पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। तो पीवाईक्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम को 6 बजे इस पर क्लास मिलेगी आपको, पीवाईक्यू आरआरबी ग्रुप डी की पीवाईक्यू। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। जो पंचमढ़ी में जीव पाए जाते हैं उनमें से इनमें से कौन सा शामिल है, तो वह है आपका चिंकारा। ठीक है जी। चिंकारा कहाँ पाया जाता है, तो पंचमढ़ी में पाया जाता है। जो पंचमढ़ी रिजर्व है उसमें पाया जाता है चिंकारा। ठीक है जी। ये भी आपके 2022 का क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में डैश एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन जीव का संरक्षण करता है। बताइए राजस्थान में वो कौन सा समुदाय है जो वन प्रेमी है और वन जीव से जितने भी संबंधित जीव हैं उनकी क्या करता है, तो रक्षा करता है, संरक्षण करता है। तो वो है आपका बिश्नोई। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी, बिश्नोई समुदाय। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय वन और वन जीव से जितने भी संबंधित जीव जंतु है उनकी क्या करता है, वो रक्षा करता है, उनका संरक्षण करता है। ये भी क्या है, तो 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स डैश में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है,
तो ये पाया जाता है आपके पर्वतीय वनों में पाया जाता है, जो पर्वत पे वन होते हैं उसमें ये पाया जाता है आइबैक्स। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है, बताइए। तो ये किस में स्थित है, तो ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। अभी इसी से संबंधित हमने एक क्वेश्चन किया था कि चिंकारा कहाँ पाया जाता है, चिंकारा तो यह पाया जाता है पंचमढ़ी में। ठीक है जी, पंचमढ़ी में पाया जाता है चिंकारा जीव, और ये पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है जी, कुछ और बायो रिजर्व को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा एक ना एक पूछा जाता है। ठीक है, बायो रिजर्व और राज्य, किस राज्य में कौन सा बायो रिजर्व पड़ता है। तो देखिए पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है, अभी जस्ट हमने देखा ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। सुंदरवन तो ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नोकोरेक तो ये आपके मेघालय में पड़ता है। और नंदा देवी ये आपके उत्तराखंड में पड़ता है। और मानस तो ये आपके असम में पड़ता है। तो ये सभी बायो रिजर्व जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको जरूर याद करना है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे अभी प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था, पंचमढ़ी बायो रिजर्व तो ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। वैसे ही सुंदरबन भी हमने जान ही लिया कि कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। नोकरेक मेघालय में। और नंदा देवी उत्तराखंड, मानस आसाम। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है। मतलब एक स्वतंत्र रूप में जो उड़ीसा राज्य है वो स्वतंत्र रूप में शामिल हुआ और अब भी है। तो ये शामिल कब हुआ, तो सन किस सन में हुआ, तो ये हुआ था 1950 में। ठीक है जी, 1950 में उड़ीसा राज्य क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से भारत में शामिल हो गया। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका 1950। ये भी 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है, संघ होगा। मतलब जो भारत या इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो किस अनुच्छेद में लिखा है, तो ये आपका लिखा है अनुच्छेद 1 में। ठीक है जी, भारत या इंडिया जो राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आपके अनुच्छेद 1 में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाएं को बदलने के लिए कौन सा अधिकृत है। मतलब भारत में अगर किसी राज्य की सीमाओं को बदलना है तो इनमें से किसके माध्यम से वो बदला जा सकता है, किसके अधिकृत से, तो वो है आपका संसद। ठीक है जी, संसद में किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र का निर्धारण, ठीक है जी, इस सभी का फैसला राज्यों से संबंधित जितने भी फैसले लिए जाते हैं, किसी क्षेत्र में परिवर्तन करना, किसी राज्य को बांट देना, उसकी सीमा निर्धारण करना। ठीक है जी, ये सभी कौन करता है, तो ये भी सभी निर्णय संसद में लिए जाते हैं। ठीक है जी, बहुमत पाने पर इसको क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। अगर किसी क्षेत्र का बंटवारा करना है तो इसको संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद इसमें बहुमत मिलने के बाद ये अधिकृत कर दिया जाएगा। अगर बहुमत नहीं मिला तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद द्वारा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुपस्थितियों में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है। मान के चलिए किसी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है, तो वहाँ का ना होने पर तो वहाँ का कर्ता धर्ता कौन रहेगा, तो वो रहेगा आपका उपराज्यपाल। ठीक है जी, वहाँ पर शासन फिर किसका रहेगा, उपराज्यपाल का रहेगा। इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वहाँ का प्रभारी कौन होता है, तो वो आपका उपराज्यपाल। ये भी आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो आप सभी को अभी पता है, चल गया होगा कि डेली हम शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करते हैं, और उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है।
बताइए, ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है। तो ये बना है आपके आंध्र प्रदेश से। ठीक है जी, किससे अलग होकर बना है, आंध्र प्रदेश से। और इससे तथ्य एक और बता दूं, ये कब हुआ, तो ये हुआ था आपके 2 जून 2014 में, 2 जून 2014 में हुआ था ये। ठीक है, तेलंगाना कब बना, तो 2014 में बना अलग होकर। किससे अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है जी, ये भी याद रखना है, फैक्ट ये भी पूछ सकता है कि कब ये तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, तो 2 जून 2014। ठीक है जी, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। उससे पहले ये देखिए, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा इस देश से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, अपने संविधान में, भारतीय संविधान के स्रोत में, मतलब भारतीय संविधान में किस देश से हमने क्या क्या लिया है। इसमें से हमेशा, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम हो, और ख़ास तौर पर रेलवे में, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए इसको मैं अलग से लेके आ गया हूँ। कल के वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था। ठीक है जी, तो देखिए, यूएसए से जो हमने लिया है, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूएसए से हमने क्या लिया अपने संविधान में, मूल अधिकार। ठीक है जी, राष्ट्रपति का महाभियोग, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय प्रणाली, न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत। तो ये सब किससे हमने लिया है, तो यूएसए से। इन सबको आपको खास तौर पर याद करना है, ये आपके वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे। ठीक है जी, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, और रेलवे तो खास तौर पर पूछता है। ठीक है जी, तो एक बार और देख लो, यूएसए से मूल अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, स्वतंत्रता, निरपेक्ष न्याय प्रणाली का, और न्यायिक पूर्वालोकन, ये सभी किससे लिया गया है, तो यूएसए से। सेकंड है, फ्रांस से क्या लिया है हमने, फ्रांस से हमने लिया गणतात्मक शासन प्रणाली। ये हमने किससे लिया है, तो फ्रांस से। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो राज्य के नीति निर्देश, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा का 12 सदस्यों का मनमोहन। और ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है हमने संसदीय शासन प्रवृत्ति, मतलब प्रणाली, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, और विधि का शासन, और एकल नागरिकता। तो ये सभी हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया है। तो ये जितने भी है, ये वीवीआई है, इसको जरूर आपको याद करना है। चाहे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे अलग से लिख सकते हैं, आपके हर एग्जाम में ये काम आएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बताइए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है जी, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है जी, और इससे इम्पोर्टेंट तथ्य और बता देता हूँ मैं आपको कि इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है जी, और इसके स्थायी सदस्य कब थे, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनको कब किया गया था, मतलब उनको कब, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो वो बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है जी, 11 दिसंबर 1946। और अस्थायी सदस्य कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है जी, और पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को। उसी दिन अस्थायी सदस्य बनाया गया था सच्चिदानंद को, और स्थायी सदस्य बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका सही उत्तर क्या है, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस निर्णय ने संविधान को मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। तो किस निर्णय ने संविधान को क्या किया, मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। तो वो है आपका केशवानंद भारतीवाद। इसने संविधान को क्या प्रदान किया, तो मूल संरचना। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीवाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? तो तारामती जो चोटी है वो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है जी, महाराष्ट्र में तारामती चोटी स्थित है। ये भी आपके 2022 के एग्जाम के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो तारामती महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्वत और केंद्र राज्य या केंद्र शामिल प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा पर्वत राज्य और केंद्र शामिल प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है? मतलब सही जो सम्मिलित नहीं है, राज्य और पर्वत जो सही सम्मिलित नहीं है। अब ये क्वेश्चन समझ में आया कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वो है, देखिए, नंदा देवी आपके उत्तराखंड में पड़ता है, ये सही है। सासेर कंगाड़ी ये कहाँ पड़ता है? ये भी लद्दाख में पड़ता है, सही है। कंचनजंगा सिक्किम ये भी सही है। केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश नहीं, केटू हिमाचल में नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो यही सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी जो सही सम्मिलित नहीं है। ये भी 2022 के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी सही है। सासेर कांगड़ी लद्दाख में पड़ता है। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, लेकिन केटू हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य जो घाटी है हिमालय और शिवालिक के बीच में, उसमें उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दुर्ग। ठीक है जी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हिमालय और शिवालिक के जो बीच स्थित है अनुदैर्ध्य घाटी, उसको क्या कहते हैं? तो उसको दुन कहते हैं, दुन। ठीक है जी, तो ये भी ग्रुप डी के 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको क्या कहते हैं? दुन। अगला क्वेश्चन है कि जैंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है। ठीक है जी, सबसे पहले देखिए जैंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जैंतिया जनजाति मेघालय में पाई जाती है, और यहाँ पे 3 चोटियाँ भी पाई जाती है, 3 पर्वत श्रेणी भी है। तो गारो खासी जैंतिया, गारो खासी और जैंतिया ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तीनों जो पर्वत श्रेणी है ये मेघालय में पाए जाते हैं, जिसके नाम से ही एक जनजाति भी पाई जाती है जिसका नाम है जैंतिया जनजाति, और ये कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका मेघालय जनजाति जो पाई जाती है मेघालय, जैंतिया जो जनजाति पाई जाती है मेघालय में पाई जाती है। और जैंतिया के नाम से भी एक पर्वत श्रेणी है जो 3 पर्वत श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। गारो एक पहाड़ी है, खासी, और तीसरा कौन सा है? जैंतिया। ये तीनों भी पर्वत श्रेणी कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? देखिए, माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वो अरावली पर्वत पर स्थित है। ठीक है जी, और अरावली पर्वत से संबंधित एक फैक्ट और बता देता हूँ कि अरावली पर्वत का सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है जी, सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का तो गुरु शिखर। ठीक है, शिखर ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? तो अरावली पर्वत की। और अरावली पर्वत का हिल स्टेशन का क्या नाम है? तो वो है माउंट आबू। ठीक है जी, अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैली है ये भी बता देता हूँ आपको। अरावली पर्वत आपके कच्छ के रण से लेकर दिल्ली तक इसका फैली हुई है। दिल्ली के संसद भवन किस पे बना है? तो वो भी आपके अरावली पर्वत पर बना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली का जो संसद भवन है वो किस पर्वत पर बना है? तो वो आपके अरावली पर्वत के ऊपर बना है। ठीक है जी, माउंट आबू हिल स्टेशन कहाँ है? तो ये आपके अरावली पर्वत पर है। गुरु शिखर जो चोटी है वो किस पर्वत से संबंधित है? तो वो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है जी, तो 3-4 क्वेश्चन जो अरावली पर्वत से बनते हैं मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। ठीक है जी, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1793 में किस वायसराय के शासन काल में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? जो बंगाल में मतलब किस वायसराय द्वारा बंगाल में क्या लागू की गई थी? स्थायी बंदोबस्त। तो वो लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है जी, किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। कब? तो 1973 में। ठीक है जी,
तो इसमें से आपके 3 क्वेश्चन बनते, तीनों बता देता हूँ। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला वायसराय, स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस कब लागू हुआ था? तो 1793 में लागू हुआ था। ठीक है जी। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। 3 क्वेश्चन बनते, तीनों एक ही में इसने पूछ रखा है, लेकिन वो तीनों कई बार अलग अलग पूछ देता है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1793 में। लागू करने वाला वायसराय तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। मतलब सबसे पहले जो प्रेसिडेंसी बनाई गई थी ब्रिटिश काल में बनाई गई थी, लेकिन वो कौन सी थी नगर निगम? तो वो था आपका मद्रास। ठीक है जी। कौन सा था? मद्रास। इसको कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 1688 में। इसके बाद 2 और बनाया गया नगर निगम, वो थे आपका मुंबई और कलकत्ता। ठीक है जी। मुंबई और कोलकाता थे जो कब बनाए गए थे? तो ये आपके बनाए गए थे 1726 में। ठीक है जी। तो सबसे पहला बनाया गया था मद्रास, उसके बाद बनाया गया मुंबई और कलकत्ता, वो बनाया गया 1726 में। ये भी 2022 के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल से याद रखना है, सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना की गई थी वो 1688 में की गई थी मद्रास में। इसके बाद 2 और बनाए गए थे जो थी मुंबई और कलकत्ता। ठीक है जी। इन दोनों को कब बनाया गया था? तो 1726 में। बस ये 3 क्वेश्चन इसमें से बनते जो तीनों आपको मैंने बता दिए। ठीक है जी। 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 1850 में अंग्रेजों ने डैश की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। तो कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को प्रभावित किया? तो उसने कौन सी अवधारणा पेश की? तो अंग्रेजों ने भारत में रेल परिवहन की शुरुआत की थी उस समय 1850 के समय। ठीक है जी। जिससे भारत को क्या मिले? एक नई पहचान मिल गई थी भारत को। मतलब अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो एक सबसे अच्छी देन कही जाती है वो है आपका रेलवे। ठीक है जी। जो अंग्रेजों ने भारत को सबसे अच्छा चीज जो दे के गए हैं उनमें से एक वो है रेलवे। ठीक है जी। तो 1850 में अंग्रेजों की अवधारणा क्या पेश की गई थी? तो वो है रेलवे परिवहन। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान जो मस्जिद स्थित है ये आपके कोलकाता में स्थित है। ठीक है जी। कलकत्ता होगा। ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है टीपू सुल्तान मस्जिद? तो ये आपके कलकत्ता में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत का स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। तो वो कौन सा था? तो सामंती राज्य जो स्वतंत्रता से पहले था वो था आपका हैदराबाद। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता से पहले जो राज्य था सामंती राज्य वो था हैदराबाद। ये क्वेश्चन आपके अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है और पूछा गया है और पूछने की पूरी संभावना भी है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके अभिनिष्ट शत्रु डैश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। कहने का मतलब है कि हैदर अली ने और अंग्रेजों ने क्या किया? तो मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए। और वो किसके शत्रु थे दोनों? तो ये दोनों शत्रु थे मराठाओं के। ठीक है जी। हैदर अली और अंग्रेज किसके शत्रु थे? तो वो मराठाओं के शत्रु थे। मराठाओं से लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? तो दोनों ने हस्ताक्षर कर दिया। किस संधि पर? तो मद्रास की संधि पर दोनों ने मिलकर क्या किया? हस्ताक्षर किया। और किसको हराने के लिए? तो मराठाओं को। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मराठा। यह भी आपके 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डैश कर दिया। तो मुर्शिद कुली खान ने कहाँ को अपने ढाका से हटाकर कौन सी राजधानी बनाई? तो उसने बनाई मुर्शिदाबाद। ठीक है जी। आपका ऑप्शन नंबर डी। उसने ढाका के बदल कर क्या कर लिया अपनी राजधानी? तो मुर्शिदाबाद। और करने वाला कौन था? तो
मुर्शिद कुली खां। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और डेली PYQ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। डेली शाम को 6 बजे इस पर आपको PYQ की क्लास मिलेगी, ठीक है जी, जिसमें हम डेली जो ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है उनकी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आपका क्या होगा, अच्छे से रिविजन। ठीक है जी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।